प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र भाग 1। और दूसरे शब्दों में कहें कि जो आपका काव्यशास्त्र का विषय है उसमें भाग 4 यानी 3 वक्तव्य मेरे भारतीय काव्यशास्त्र पर आधारित हैं और अब जो बाकी के शेष वक्तव्य हैं वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर। इसमें मैंने लगभग पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर आधारित सभी प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया है। अब हम अपने वक्तव्य की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्लेटो का समय क्या माना जाता है? प्लेटो का समय क्या माना जाता है? उत्तर है 427 ईस्वी पूर्व डैश 374 ईस्वी पूर्व। 427 ईस्वी से लेकर के 374 ईस्वी पूर्व प्लेटो का समय माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं? द रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं? उत्तर है प्लेटो। आपका आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? उत्तर है प्लेटो। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ के रचयिता प्लेटो हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, द लॉज के लेखक हैं? द लॉज के लेखक हैं? उत्तर है प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था? यानी कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? उत्तर है उपयोगितावादी। उपयोगितावादी। कला के विषय में प्लेटो जी का मत था या प्लेटो जी इस विचार के थे कि जो भी कला है 64 कलाओं में से किसी भी कला का जो वर्णन किया जाता है वह कला जो है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए उपयोगी होनी चाहिए, लाभदायक होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था? कौन जो है साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था? उत्तर है प्लेटो। प्लेटो साहित्य को झूठ का अनुकृति का मतलब क्या बोलते हैं, नकल मानता था। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था? काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। कौन था? प्लेटो। यानी प्लेटो जो है काव्य के अंदर जो नैतिकता है उसको भी उपयोगी मानता था और उसके लिए उसने कुछ दंड जो है निर्धारित कर रखे थे, मानदंड यानी उनके नियम थे जिसके आधार पर वे काव्य को उपयोगी मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार काव्य प्रयोजन है? यानी प्लेटो क्या मानते थे कि काव्य का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, क्या उपयोगिता है? नंबर 1, सत्य का उद्घाटन, दूसरा मानव कल्याण और तीसरा राष्ट्र उत्थान। यानी प्लेटो कहते थे कि काव्य लिखने का जो व्यक्ति का ध्येय है, लक्ष्य है, वो इन तीनों में से एक होना चाहिए। कौन सा? कि उस काव्य के द्वारा, उस कविता के द्वारा जो सच्चाई है, सत्य कथन है, समाज के सामने आने चाहिए। दूसरा काव्य का क्या प्रयोजन होना चाहिए? मानव कल्याण। काव्य के द्वारा समाज के लोगों का कल्याण होना अति आवश्यक है। यानी प्लेटो उसी को काव्य मानते थे जिससे समाज के लोगों की भलाई हो। नेक्स्ट इसी के अंदर तीसरा आता है राष्ट्र उत्थान।
कि काव्य के अंदर ऐसा गुण भी होना चाहिए जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे कंट्री को प्रगति की तरफ ले जाए, प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाए। इस प्रकार से बच्चों काव्य के जो प्रयोजन हैं उनको प्लेटो ने 3 माना है। पहला है सत्य का उद्घाटन, दूसरा है मानव कल्याण और तीसरा है राष्ट्र उत्थान। इनमें से आपके पास आंसर में, ऑप्शन में, तीनों में से एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा और आप जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़ करके इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, ये विचार किसका है? कवि का महत्व एक मोची से कम है, ये विचार किसका है? उत्तर है प्लेटो। अब इसको जब हम गूढ़ता से अध्ययन करते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि काव्य को पढ़ने वाला समाज का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय का आदमी नहीं होता, लेकिन चप्पल पहनता है समाज का प्रत्येक व्यक्ति। क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए चप्पल का या मोची का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो नंगे रहते हैं, नंगे पैरों से चलते हैं। लेकिन समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों में चप्पल पहनता है। और प्राचीन काल में चप्पल या जूती बनाने का कार्य कौन करते थे? मोची करते थे। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा कि काव्य से ज़्यादा महत्व किसका है? मोची का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत क्या होता है? किसी की अनुकृति करना, किसी की नकल करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के गुरु का नाम था? अरस्तु के गुरु का नाम था? उत्तर है प्लेटो। आपका उत्तर क्या आ गया है? प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु का समय है? अरस्तु का समय है 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, पोएटिक्स किसकी रचना है? पोएटिक्स किसकी रचना है? उत्तर है अरस्तु। उत्तर है अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? अरस्तु ने हमें 2 काव्य सिद्धांत दिए हैं। प्रथम है नंबर 1 अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा है आपका विरेचन सिद्धांत। यानी अरस्तु ने एक अनुकरण काव्य सिद्धांत दिया है और दूसरा विरेचन काव्य सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है? अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है? उत्तर है कला प्रकृति की अनुकृति है। कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु का मानना था कि प्रकृति की नकल जो है कलाएं करती हैं। आप देखोगे जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य कला को ले लीजिए या हमारी जो प्राचीन कला, भारतीय कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, उनमें से किसी कला का भी आप उल्लेख कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। जैसे जो हमारे प्राचीन भवन हैं, किले हैं, उनके जो दरवाजे हैं, उनके ऊपर जो काश्तकारी की जाती है, नक्काशी की जाती है, वो प्रकृति पर आधारित है। आप देखोगे कि किस प्रकार से औरतों का जो चित्रण उनके ऊपर किया जाता है। औरत जो है सिर पर मटका रखे हुए है, बच्चे की उंगली पकड़े हुए और जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही है? आपने देखा होगा कि वो या तो खेतों में काम करने के लिए जा रही है, या जंगल की तरफ जा रही है, या कुएं से पानी लेने जा रही है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही है? आपने देखा होगा कि वो या तो खेतों में काम करने के लिए जा रही है, या जंगल की तरफ जा रही है, या कुएं से पानी लेने जा रही है।
और इसी प्रकार से जो बहुत से सुंदर सुंदर पक्षियों के, पशुओं के, जैसे आपको शेर का चिन्ह मिलेगा, कबूतर, मोर, तोता, ये जो पक्षियों की नक्काशी की जाती है तो ये किसकी है? पशु पक्षियों को किसने बनाया है? प्रकृति ने। इसलिए अरस्तु ने क्या कहा है कि जो आपका अनुकरण का अर्थ है वो है प्रकृति का अनुकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्आख्यान। अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्आख्यान। ये व्याख्या किसकी है? ये व्याख्या किसकी है? उत्तर है प्रोफेसर बुचर। प्रोफेसर बुचर। उन्होंने क्या कहा है कि जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उन्हीं की अनुकृति या उन्हीं के दोबारा से व्याख्या करना, उसका वर्णन करना जो है क्या है? अनुकरण का अर्थ है। और इस परिभाषा को, इस कथन को कहने वाले कौन है? प्रोफेसर बुचर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं। अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है। ये विचार किसका है? यानी अनुकरण का अर्थ उन्होंने क्या माना है कि सृजना में कमी नहीं बल्कि उसके द्वारा पुनः यानी दोबारा से सृजना करना है। ये विचार किसका है? प्रोफेसर मरे। प्रोफेसर मरे। तो यहाँ आपने बच्चों ध्यान रखना है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर जितने भी विद्वान या जितने आलोचक आएंगे उनके मोस्टली नाम जो हैं इंग्लिश नेम है, जो है अंग्रेजों जैसे नाम हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता है। विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता है। उत्तर है अरस्तु। उत्तर है अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, विरेचन शब्द का संबंध है। विरेचन शब्द का संबंध है। उत्तर है कैथारसिस से। कैथारसिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है उसी प्रकार करुणा और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। भावों और विचारों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? उत्तर है विरेचन का सिद्धांत। विरेचन का सिद्धांत। दुखांत नाटक मीमांसा। दुखांत नाटक मीमांसा। इसमें बच्चों आपको मैं समझाने का प्रयास करती हूँ कि जैसे हमारे शरीर में कोई विकार हो गया, कोई बीमारी होगी, कोई फोड़ा है, फुंसी है, बुखार है, जुखाम है, उसको हम औषधियों के द्वारा उस बीमारी को बाहर करते, निकाल देते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे मानसिक या मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, चाहे करुणा का है, चाहे दया का है, या दुख का है, सुख का है, उसको हम विरेचन के द्वारा, विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटक मीमांसा के आधार पर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे मन में किसी के प्रति करुणा है, दया है, उसको लेकर के हम दुखी हो रहे हैं कि बेचारे के साथ अन्याय हुआ है, फिर उस बात को क्या करते हैं हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमारे दिमाग का बोझ जो है हल्का हो जाता है। तो इसको जो है इन्होंने क्या कहा? विरेचन कहा है। जैसे वैद्य, डॉक्टर जो है बीमारी को दवा के माध्यम से बाहर निकालते हैं, इस प्रकार से ये जो मानसिक बीमारी है, मानसिक आपने जो बोझ ले रखा है, उसको भी हम शेयर करके क्या दुखांत
नाटक मीमांसा के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कोई दुखांत है, कोई नाटक का अंत दुखदाई है, तो हम उसको पढ़ करके बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम उसको किसी के साथ शेयर करके, डिस्कस करके उस विचार से बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय है। काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय है। उत्तर है लोंजाइनस। लोंजाइनस यानी काव्य के अंदर उदारता को होने का जो सिद्धांत है उसके श्री गणेश किसने किया? लोंजाइनस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का संबंध है। ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का संबंध है। उत्तर है लोंजाइनस। लोंजाइनस ने ही ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का निर्माण किया है, पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। उत्तर है क्रोचे। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोचे का समय है। क्रोचे का समय है 1866 से 1952 ईस्वी। सन 1866 ईस्वी से सन 1952 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। उत्तर है क्रोचे। उत्तर है क्रोचे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने? क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने? उत्तर है 2। उत्तर है 2। नेक्स्ट प्रश्न है, सहजानुभूति यानी कि जिसको हम इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, पुनर्आभास कहते हैं, को क्रोचे ने क्या नाम दिया? सहजानुभूति या इंट्यूशन को क्रोचे ने क्या नाम दिया? उत्तर है अभिव्यंजना। अभिव्यंजना। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा? वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें देखो कि वक्रोक्ति जो है या अभिव्यंजनावाद जो है किसका है? विलायती है। विलायती का मतलब क्या है? पाश्चात्य से जो हमारा साहित्य के अंदर या काव्य के अंदर आया है, और उसको जो उत्थान कहा है भारतीय किस आचार्य ने, किस समर्थक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया? संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया? उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, I.A. रिचर्ड्स का जीवन काल। I.A. रिचर्ड्स का जीवन काल। उत्तर है सन 1893 ईस्वी से सन 1979 ईस्वी। सन 1893 से 1979 ईस्वी। यहाँ बच्चों आपको मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है 79, 69, 89 इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस डेट को, इस सन को जो है मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। I.A. रिचर्ड्स का जीवन काल है 1893
1979, 1893, 1979 यानी 1893 से 1979 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता। आइए रिचर्ड्स। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। भाषा का प्रयोग, पहले नहीं, एक ही प्रश्न बीच में छूट गया है। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? कला के मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्तर है आइए रिचर्ड्स। आइए रिचर्ड्स। जो आपकी 64 कलाएं हैं उनमें से प्रत्येक कला का कोई न कोई मूल्य सिद्धांत होता है। उसका जीवन में, समाज में कोई मूल्य होता है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आइए रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। यह विचार है। यह विचार किसका है? उत्तर है रिचर्ड्स, यानी I.A. रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम क्या है? I.A. रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? आपका उत्तर है I.A. रिचर्ड्स ने। I.A. रिचर्ड्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में लहजा का विशेष महत्व है। भाषा में लहजा का विशेष महत्व है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। जिसका संबंध आधार से न होकर भाव दशा से है। ये विचार किसका है? ये विचार किसका है? I.A. रिचर्ड्स का। I.A. रिचर्ड्स का। ये यहाँ भाषा में लहजा, लहजा किसको बोलते हैं? ट्यून को। आपको पता है कि जिस शब्द का उच्चारण हम जिस लहजे में, जिस ट्यून में करते हैं उसे आप उसके अर्थ को समझ जाते हो। जैसे कोई विद्यार्थी क्लास में आता है और पूछता है जी मैं जाऊं, तो शिक्षक एक तो सामान्य भाषा में सामान्य ट्यून में कहता कि जाओ। इट मीन्स कि टीचर की कोई नाराज़गी नहीं है। और एक टीचर कहता कि जाओ, निकलो। तो इसमें फ़र्क है। यहाँ पर टीचर का जो है गुस्सा जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। किससे पता चल रहा है? उनके लहजे से, उनकी ट्यून से, कि बच्चा जो है या तो टीचर को बार बार परेशान कर रहा है या रोज़ाना उस बच्चे का ये रूटीन बना हुआ है। तो इस बात का पता आपको किससे चला है? जो टीचर, जो शिक्षक क्लास में आपको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी जो ट्यून है, जो बोलने का लहजा है, उससे आपको पता चलता है। और इस विचार को मानने वाले कौन है? I.A. रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, नई समीक्षा के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? उत्तर है लेंगर बंधु। लेंगर बंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्येतर कलाओं के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? यानी साहित्येतर, साहित्य की कलाओं से इतर जो मूल्य हैं के आधार पर काव्य का जो मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? उत्तर है नई समीक्षा। नई समीक्षा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के
रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? उत्तर है साधारणीकरण। उत्तर है साधारणीकरण। यहाँ बच्चों आपको मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि आपने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत को पढ़ा। उसमें एक जो विषय का सब टॉपिक आता है साधारणीकरण। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि साधारणीकरण होता क्या है कि विशेष व्यक्ति का जो रोल हम अदा करते हैं उसकी अनुभूति साधारण मनुष्य करता है। यह साधारण मनुष्य जो है किसी का पार्ट अदा करके हमें विशेष व्यक्ति की अनुभूति करवाता है। यानी सामान्य बात जब विशेष बन जाती है वहाँ पर साधारणीकरण होता है। जैसे अब आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, तो जो चरित्र थे, जो कैरेक्टर थे, जो रोल अदा करने वाले थे वो राम या कृष्ण नहीं थे। राम या कृष्ण का रोल जिन पात्रों ने किया उसके द्वारा हमें ऐसा अनुभव होता था मानो ये राम ही हैं या कृष्ण ही हैं, इनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। तो ये वैसे तो सामान्य पात्र थे, लेकिन उन्होंने विशेष बात का, विशेष जो लोग हैं उनके बात को जो है की अनुभूति हमें करवाई। और इस सिद्धांत का की जो समीक्षा करने वाले थे वो कौन थे? नहीं, इसमें जो संप्रेषण का सिद्धांत है उसकी सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर किससे की गई है? साधारणीकरण से। और साधारणीकरण के बारे में आपको मैंने बता दिया कि रस सिद्धांत के अंतर्गत ये एक उपविषय आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। उत्तर है जॉन क्रोरेनसम। जॉन क्रोरेनसम। अब क्रोरेनसम को कैसे लिखोगे? कै के ओ की मात्रा, कै के नीचे रे आधा न सड़क वाला से और मैं, क्रोनसम। अब यहाँ पर क्या ये इंग्लिश नेम है और आपको यहाँ मैं व्यवस्था के बारे में, व्यवस्थित करने के बारे में बता दूँ। व्यवस्था क्या, व्यवस्थित कैसे करते? मान लो आप घर में जाते हो, कॉलेज से गए, चाहे लड़का है लड़की है, बैग है आपने बेड पे फेंक दिया, कपड़े उतार के फेंक दिए, आपने चप्पल कहीं निकाल दी, तो आपने उस घर की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। घर में आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, वो क्या करेगी? आपको डांटेगी, या फिर चुपचाप आपके जो कपड़े हैं उनको हैंगर में टांग देगी जहाँ उसका निश्चित स्थान है, चप्पल को चप्पल के रैक में रख देगी। इसी प्रकार से आपका मोबाइल है, आपकी घड़ी है, उनको व्यवस्थित स्थान पर रख देंगे तो घर भी सुंदर लगेगा। इसी प्रकार से साहित्य के अंदर जो नई समीक्षा आने लगी है, आपको पता है कि समीक्षा, समीक्षा का मतलब होता है कि समान रूप से उसके गुणों और उसके किस पर, कमियों पर ध्यान देना। तो उसमें कोई आगे सिद्धांत था, कोई पीछे था, जो बातें हैं उनको सबको व्यवस्थित कर दिया। जैसे आपके घर का जो अभी मैंने उदाहरण दिया है, आपके चाचे ने, मम्मी ने, बहन ने जो घर के अंदर व्यवस्था बनाई है सामान को ठीक से रखने के लिए, इसी प्रकार से नई समीक्षा को किसने व्यवस्थित किया? जॉन क्रोनसन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? उत्तर है क्रोचे। उत्तर है क्रोचे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? उत्तर है औदात्य। उत्तर है औदात्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध
इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है, जो संचारी और स्थायी भाव का है। यह मत किसका है? यह मत किसका है? उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। अब यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त ने जो संचारी हैं उनको इमोशन नाम दे दिया और जो आपके स्थायी भाव हैं उसको एटीट्यूड का नाम दे दिया गया है। जैसे आपका रस है करुण, ये तो आपका संचारी, इसका संचारी भाव करुण में क्या आती है? आपके मन में जो दयालुता आती है वो उसका स्थायी भाव है, वो उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यंजना का एक अन्य नाम है। अभिव्यंजना का एक अन्य नाम है। उत्तर है स्वयं प्रकाश ज्ञान। स्वयं प्रकाश ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, दुखांत नाटक की समीक्षा। दुखांत नाटक की समीक्षा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? उत्तर है अनुकरण सिद्धांत और दूसरा क्या है? विरेचन का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। यहाँ अभी पीछे मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अनुकरण सिद्धांत क्या है, विरेचन सिद्धांत क्या है। अनुकरण कहते हैं अनुकृति का, उसकी नकल का, और विरेचन कहते जैसे वैद्य का उदाहरण दे करके औषधियों के द्वारा बीमारियों का विरेचन किया जाता है, बीमारियों से मुक्ति दिलाई जाती है। उसी प्रकार काव्य के अंदर जो कमियां रह गई हैं उनका सिद्धांत जो है विरेचन सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। यह विचार किसका है? चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। ये विचार किसका है? उत्तर है लॉन्जाइनस का। लॉन्जाइनस का। लॉन्जाइनस जी का मानना था कि जिस व्यक्ति का चरित्र बलवान है, जो उच्च चरित्र का व्यक्ति है, वही चरित्र के जो मान्यताएं हैं उनका ईमानदारी से पालन करता है। इसलिए वही उदात्त कहते उदारतापूर्ण रचनाएं हैं उनको दे सकता है, उनकी रचना कर सकता है। और इस सिद्धांत को मानने वाले, इस विचार को मानने वाले कौन थे? लॉन्जाइनस। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? उत्तर है खंड काव्य। खंड काव्य। अब आप भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के रूपों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, ये काव्य के 3-4 रूप जो है माने गए हैं। लेकिन अरस्तु ने खंड काव्य को काव्य का दर्जा नहीं दिया, काव्य का एक भेद या अंग नहीं माना। क्यों? क्योंकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। जैसे आप रामायण में देखते हो कि आपके 7 कांड हैं, इनमें बाल कांड है, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है। तो ये क्या है? इसमें श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक पहलू का वर्णन है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि नहीं, ये काव्य सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ये काव्य का भेद नहीं है, ये तो एक जीवन का हिस्सा है। काव्य तो संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। पूरे जीवन में उसने जैसे कार्य किए हैं उन सब का एक
पुस्तक के रूप में आकार, विशालकाय पुस्तक के रूप में उनका आकार होता है, जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? उत्तर है कवि की अंतश चेतना को। कवि की अंतश चेतना को, यानी अरस्तु ने क्या कहा कि जो सबके सामने प्रतिपादित है, जिसका भाव या विचार जो है सभी सामान्य व्यक्ति लगाते हैं, वही जो है काव्य का अनुकरण सिद्धांत है। अब आपके मन में क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। अब इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आप में से कुछ बच्चों को फूल दे दिए जाए और आपको उस फूल के बारे में कुछ बताना है, विचार व्यक्त करने हैं, तो आप अपने विचार अपनी अंतस चेतना से, अपने मानस से, अपनी आत्मा से किस प्रकार से प्रकट करोगे। मान लो कोई बच्चा भक्ति भाव का है, उसके घर का या परिवार का माहौल जो है क्या है, सनातन धर्मी है, ईश्वर की उपासना में विश्वास रखता है, तो वह व्यक्ति सोचेगा कि इस पुष्प को मैं अपने ईश्वर के श्री चरणों में रखूँगा, उसकी वंदना करूँ। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका विद्यार्थी है वह क्या है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित है, या उसके घर में बहुत सारे लोग आर्मी में, नेवी में लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उसका विचार सबसे पहले आगे कि जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, उनके गले का मैं हार बनाऊंगा, उनको पहनाऊंगा, या उनके श्री चरणों की मैं वंदना करूंगा। ये दूसरा विचार आ गया। तीसरा, मान लो कोई आप जैसी उम्र का बच्चा है, रोमांटिक है, जो प्रेम की लाइन पर चल रहा है, प्रेम मार्ग पर चल रहा है, तो उसके लिए सर्वे सर्वा क्या है, उसकी जो प्रेयसी है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो लवर है, वह सोचेगा कि आज इस सुंदर फूल को मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। अब कवि ने फूल का वर्णन किया है, तो कवि के अंतस मन में किसके प्रति भाव है? कवि राष्ट्रवादी है, या श्रृंगारिकता से परिपूर्ण है, या भक्ति से परिपूर्ण है? ये उसके अंतस मन की चेतना है कि वो आगे की जो लाइनें हैं वो किस से संबंधित लिखता है, राष्ट्रवादी विचारधारा से, या श्रृंगारिकता से, या फिर भक्ति भावना से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो गुप्त बातें हैं या कवि क्या सोचता है उसका नहीं, जो सामान्य व्यक्ति उस काव्य से उसका जो अर्थ निकालते हैं, उसी को जो है उन्होंने अंतस चेतना को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसकी आत्मा जिस बात को स्वीकार करती है उसी को अंतस चेतना कहते हैं। अब फूल एक था, लोग 3-4 थे, उन्होंने अपने अलग अलग ढंग से अपने विचारों को माना है, संजोया है, तो वो उस पुष्प की जो व्याख्या करेंगे वो अलग होगी, क्योंकि देशभक्ति के लिए वो अलग शब्दों का, अलंकारों का प्रयोग करेंगे, भक्ति के लिए अलग और श्रृंगारिकता के लिए अलग। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कवि की अंतस चेतना है वो क्या कहता है, उसी को जो है उन्होंने प्रधानता दी है। और आपको मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ कि क्या है कि जो काव्य की व्याख्याएं होती हैं वो इसीलिए तो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। हम कहते हैं कि इन शब्दों के कहने का भाव ये है, अर्थार्थ, या दूसरे शब्दों में हम उनको इस प्रकार से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द के कई कई अर्थ जो है पाठक निकालता है अपनी अंतस चेतना से, आत्मा से, अपने मानसिक बल से। इसीलिए इन्होंने कवि की अंतस चेतना को महत्व दिया है। अब इसको बीच में व्याख्या ज़्यादा हो गई थी, प्रश्न को दोबारा से कर लेते हैं। हमने तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का आंसर ही जानना है, ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए मैंने बीच में बताई ताकि आप उस चीज़ को भूलो ना। अब इस प्रश्न को देखते हैं। अरस्तु ने अपने
अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? कि अरस्तु ने किस बात को नकारा था? कवि की अंतश्चेतना को, कवि की अंतश्चेतना को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। उत्तर है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद। आपको शुरू में बताया था कि उपयोगितावाद के समर्थक कौन है? प्लेटो। चाहे साहित्य के अंदर 64 जो कलाएं हैं उनमें से कोई भी कला हो, समाज के अंदर उनकी उपयोगिता होनी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति माना है। साहित्य को झूठी अनुकृति किसने माना है? प्लेटो ने। किसने माना है? प्लेटो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेजेडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित होती हैं। भय और करुणा की भावनाएं संतुलित होती हैं। ये मत किसका है? ये मत किसका है? उत्तर है लेसिंग का। लेसिंग का। उन्होंने बताया कि जब कोई घटना घट जाती है और जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके मन में या तो भय होता है या फिर करुणा। इस बात को, इस उदाहरण को मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। उसका क्या है कि मान लो आपके आंखों के सामने कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों के चोट लग गई या आपके किसी आत्मीय जन की मृत्यु हो जाती है। आपके मन में इस तरह का विकल्प देखते ही, साधन देखते ही आपके मन में या तो भय का भाव उत्पन्न होगा, डर लगेगा कि क्योंकि आपने इस प्रकार की घटना को होते हुए देखा और आप सामान्य आदमी हो, विशेष नहीं हो, तो आपके मन में घर कर जाएगा भय, या फिर क्या होगा, आपके मन में करुणा की उत्पत्ति होगी। आपको पता है कि करुणा रस कहाँ होता है? जहाँ हमें किसी व्यक्ति के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो कारुणिक बना देती है। किसी को देख कर के हमारे मन में दया का भाव जागृत होता है। वहाँ हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट में जो 15-20 लोग हैं, चाहे वो बस है चाहे ट्रक है, जिससे भी टकराते हैं वो उनके चोट लग जाती है, वो उठने में असमर्थ है, कोई देखने में असमर्थ है, कोई चलने में असमर्थ है, कोई बोलने में असमर्थ है। तो उनकी ऐसी स्थिति को देख करके हमारे मन में दो ही भाव आएंगे। कौन से? या तो भय या करुणा। और इसको किसने माना है? लेंगिस ने। ये भी विदेशी विद्वान है और उन्होंने इस विचार को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों की क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर विशेष महत्ता होती है, उसी प्रकार से जो चैप्टर आपके पहले दिए जाते हैं, जिस भी राइटर के बारे में, जिस भी कविता के बारे में, वे आपके लिए विशेष हो जाते हैं। और आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि प्लेटो जो है, अरस्तु है और आपका लॉन्जाइनस है, क्रोचे है, इनसे संबंधित मैंने ये व्याख्यानमाला अच्छे से तैयार की है। अरस्तु और प्लेटो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रारंभ के ये आचार्य कह लीजिए या पाश्चात्य काव्य शास्त्री कह लीजिए, इसलिए इन पर आधारित एक प्रश्न अवश्य आएगा। और इस श्रृंखला में कवि समय पूछ लेते हैं, कवि की रचना पूछ लेते हैं, या कौन शिष्य किसका है, या किस गुरु का शिष्य कौन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अलग अलग प्रश्न, जैसे कवि या आचार्य का नाम, उसके बाद उसकी जो रचना है, रचना का काल भी बताया है, कवि का काल भी बताया है, या पाश्चात्य काव्य शास्त्री का काल भी बताया है। उससे क्या हासिल होता है कि जो प्रश्न आपसे एक बार में पूछ लिया जाता है, चाहे वो कवियों, काव्य शास्त्रियों का मिलान करवाए, किस लेखक की कौन सी रचना है या उस रचना को किस सन में लिखा है, तो मेरा मानना तो ये है कि पहले आप उन रचनाओं को अलग अलग याद करो कि किस लेखक ने कौन सी रचना लिखी, उस लेखक का काल क्या है,
उसके बाद जो आपका मिलान वाला प्रश्न होता है आपके लिए अत्यंत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। आपको पता है कि अरस्तु का समय सो एंड सो है, इस ईस्वी में अरस्तु का जन्म हुआ, इसमें लॉन्जाइनस का हुआ, इसमें क्रोचे का हुआ, तो आपको इन पुस्तकों का मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो रचनाएं हैं इसके लिए आप जो भारतीय काव्य शास्त्रियों का आपने प्रश्न किया कि अलंकारवादी कौन है, आपका औचित्य संप्रदाय से कौन संबंधित है, रसवादी कौन है, ध्वनिवादी कौन है, अलंकारवादी कौन है, 5-6 जो आपके समुदाय थे आपने सबका किया। इसी प्रकार से यहाँ आपका अभिव्यंजनावाद है या कल्पनावाद है, या जिसको जिस विचारक ने जो नाम दिया है उसको अच्छे से कर लो, आपके टिप्स पे हो जाएगा। और जो आपका काव्य शास्त्र वाला पोर्शन है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर 1 या 2 और आपके प्रश्नमाला तैयार होंगी, उनको भी मैं तैयार कर रही हूँ। और आपसे सादर अनुरोध है कि आप इनका गहनता से अध्ययन करें और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाना ही मेरे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। आप लोग मेरे वक्तव्यों से जितने लाभान्वित होंगे उतना ही ज़्यादा हर्ष मुझे होगा। और इस प्रकार से आपका जो काव्य शास्त्र वाला विषय है वह भी लगभग पूरा होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी सप्ताह आपकी जो भी वीडियोस बनती है उनको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं एक ही अपेक्षा रखती हूँ कि यूट्यूब पर डॉक्टर सुशीला आर्या के चैनल को सब्सक्राइब करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, आपको फ़ायदा ही होता है। आपको घर बैठे जो आप 50 किताबों में 20 किताबों में पढ़ोगे वह मैंने एक वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। आपने वक्तव्य को सुना, धन्यवाद।